अस्सलाम वालेकुम। कैफे डैश के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर में 90 आज के लेक्चर में चैप्टर 19 हमने स्टार्ट किया था फ्रॉड, उसकी केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 हमने हाफ डिस्कस कर लिया था, रिमेनिंग मैंने आपसे रीडिंग के लिए कहा था, उसको डिस्कस करेंगे। और फिर एंड पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, ये हमारा आज का टारगेट है। पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। फ्रॉड रिस्क फैक्टर में से, असाइनमेंट अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन फ्रॉड रिस्क फैक्टर में से कोई रिस्क फैक्टर अगर आपको समझ नहीं आया तो पूछ लीजिए। रिस्क फैक्टर क्लियर है? पढ़ के आप इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि इस फैक्टर की वजह से, इस रीजन की वजह से फ्रॉड होने का खतरा ज्यादा है। इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं, बस इसका मतलब है कंसेप्ट आपका बिल्ड हो गया। अच्छा, दो कंसेप्ट है हमारे, एक है फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स और एक है सर्कमस्टेंसेस दैट इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। दोनों में थ्योरेटिकली डिफरेंस है, लेकिन केस स्टडी में कोई फर्क नहीं है। यानी केस स्टडी करते हुए अगर आपसे वो कहता है कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करो, तो वो जो बॉक्स में टेबल की शक्ल में फैक्टर्स दिए गए हैं उनको भी टेस्ट कर सकता है केस स्टडी के अंदर, और जो सर्कमस्टेंसेस इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड है ये फैक्टर्स भी केस स्टडी में बिल्ड कर सकता है। यानी केस स्टडी सॉल्व करते हुए आपके लिए फ्रॉड रिस्क फैक्टर और सर्कमस्टेंसेस इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, ये दोनों फैक्टर्स एक जैसे ही होंगे, इनमें फर्क नहीं होगा कोई केस स्टडी करते हुए। लेकिन थ्योरेटिकली इन दोनों में फर्क है, ठीक है? वो फर्क मैं आपके सामने रखता हूं, हालांकि वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए। फ्रॉड रिस्क फैक्टर ऐसे फैक्टर्स को कहते हैं जिनके होने की वजह से फ्यूचर में फ्रॉड होने का चांस बढ़ जाता है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर। और सर्कमस्टेंसेस इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड ऐसी सिचुएशन या फैक्टर्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि पास्ट में फ्रॉड हो चुका है। ये एक थोड़ा सा फर्क है इसमें टेक्निकल। फ्रॉड रिस्क फैक्टर फ्यूचर में फ्रॉड होने को इंडिकेट करते हैं और सर्कमस्टेंसेस इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड पास्ट में फ्रॉड हुए को जाहिर करते हैं। लेकिन ये कोई 100% परफेक्ट डिफरेंस नहीं है। बहरहाल सब कंसेप्ट थ्योरेटिकली कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। एग्जाम में जब आपसे फ्रॉड रिस्क फैक्टर कहेगा तो चाहे वो आइटम्स फ्रॉड रिस्क फैक्टर में आ रही हो, चाहे सर्कमस्टेंसेस दैट इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड में आ रही हो, आप दोनों को आइडेंटिफाई करेंगे। ये बात क्लियर है? तो ये लिस्ट मैंने आपको रीड करने के लिए कहा था। कितने स्टूडेंट्स ने रीड किया इसको? इंशाल्लाह। आइए इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो आप बता दीजिएगा। अच्छा, इसमें अगर कोई आपको पॉइंट फर्ज कीजिए कि सेम महसूस हुआ कि सर ये तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर में भी पढ़ लिया था हमने, तो आपने बस उसको अंडरस्टैंड करने आगे निकल जाना, ठीक है? क्योंकि मैंने बताया कि ये 100% परफेक्ट डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए जो पॉइंट है बता दिया मैंने आपको। सर्कमस्टेंसेस कौन कौन? पहला, डिस्क्रिपेंसीज इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंटिंग रिकॉर्ड में डिफरेंस, एक जगह पे कुछ और अमाउंट लिखी है, दूसरी जगह पे कुछ और है, इनवाइस पे कुछ और है, रिकॉर्ड कुछ और हुई है। ये क्या शो कर रही है कि फ्यूचर में हो सकता है फ्रॉड क्या हो चुका है, हो चुका है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड एक दूसरे से मैच ना होना, रिकंसिलिएशंस बनाइए, पता नहीं चल रहा डिफरेंस किस चीज का है। कंफ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस, एविडेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या जो एग्जिस्ट कर रहा है वो कंफ्लिक्टिंग एविडेंस है। एक जगह से एविडेंस मिला, वो कुछ और कह रहा है, दूसरी जगह से कुछ और। सीएफओ कुछ और कह रहा है, सीईओ कुछ और कह रहा है, लॉयर कुछ और कह रहा है। अमाउंट कोई और रिकॉर्ड हुई है, डेटा से कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, उसने कुछ और बताया, पता भी नहीं चल रहा। कंफ्लिक्टिंग एविडेंस, ये भी क्या शो कर रहा है? फ्रॉड को। नेक्स्ट, प्रॉब्लमेटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। ऑडिटर और मैनेजमेंट में हमने स्टडी किया था, जो रिलेशनशिप है ना पॉजिटिव होना चाहिए ना नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव हो तो फेमिलियरिटी थ्रेड की तरफ चला जाता है, नेगेटिव हो तो इंटिमिडेशन थ्रेड की तरफ चला जाता है। न्यूट्रल होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, ऑडिटर जो बात मैनेजमेंट को कहता है मैनेजमेंट नहीं मानते, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, ऑडिटर की प्रपोज एडजस्टमेंट्स को डिस्प्यूट करते हैं, तो जब रिलेशनशिप अनयूजुअल हो, अनयूजुअल से मुराद नेगेटिव सेंस में, तो ये भी फ्रॉड इंडिकेट कर रहा है। ऑडिटर जो एविडेंस मांग रहा है मैनेजमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे, ये भी फ्रॉड को इंडिकेट करता है। और कुछ अदर छोटे मोटे रीजन हो सकती हैं। ये है हमारी मेन कैटेगरीज। अब आगे एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं। एग्जांपल इसलिए मैं एक एक एग्जांपल पढ़ा रहा हूं, केस स्टडी के अंदर फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करने को कहेगा, उसमें टेस्ट कर सकता है। एग्जांपल, अनस्पॉटेड और अनऑथराइज्ड बैलेंस आर ट्रांजैक्शन। क्या कह रहा है? अनस्पॉटेड मींस कोई आपने सेल्स की ट्रांजैक्शन, परचेज की ट्रांजैक्शन कहा कि भैया इसका एविडेंस दो, पता चला स्पोर्टिंग एविडेंस ही कोई नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या किसी ने ऑथराइज नहीं किया, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन है, कहीं से अप्रूवल नहीं ली, इंडिकेशन है अप्रूवल के बगैर जो ट्रांजैक्शन हुई उनमें फ्रॉड की इंडिकेशन। लास्ट मिनट एडजस्टमेंट्स दैट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ऑडिटर 2-2.5 महीने क्लाइंट पे काम करता रहा है, उस वक्त उसे किसी एडजस्टमेंट के बारे में नहीं बताया। आखिरी दिन जब आ गया ना, जब अगले दिन रिपोर्ट साइन करनी है, डेडलाइन है, उस वक्त मैनेजमेंट ने मिलियंस की एडजस्टमेंट सामने ला के रख दी, सर ये भी हमने रिकॉर्ड करने हैं। क्यों रखी होगी लास्ट मिनट में, आखिरी दिन, क्यों? ताकि वेरीफाई ना कर सके, इंडिकेशन है फ्रॉड। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शंस दैट आर नॉट रिकॉर्डेड इन कंप्लीट और टाइमली मैनर आर इम्प्रॉपरली रिकॉर्डेड एज टू अमाउंट आर पीरियड। ट्रांजैक्शन जो कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं की गई, आधे डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी बेस पर रिकॉर्ड की गई, आधे डॉक्यूमेंट्स है नहीं। टिप्स आर कंप्लेंट्स टू द ऑडिटर अबाउट लेज फ्रॉड। ऑडिटर को चुपके से किसी ने बताया कि सर इस एरिया में फ्रॉड हुआ,
ये भी इंडिकेट, याद रखें ये जो टिप्स या कंप्लेंट्स मिलती है ये हो सकता है गलत साबित हो, लेकिन ये भी हो सकता है सही साबित हो। हमने इग्नोर नहीं करना इनको। अगर हमें कोई भी इशारा मिल जाए कहीं से भी कि किसी एक एरिया में फ्रॉड है, हम अपना रिस्क बढ़ा देंगे, उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। एम्प्लॉइज एक्सेस टू सिस्टम एंड रिकॉर्ड इज मोर देन व्हाट इज नेसेसरी टू डू देयर जॉब। सेल सिस्टम का पर्सन है, उसके पास पूरे एंटायर सेल परचेज पूरे आईटी सिस्टम की एक्सेस है, या सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट में जो काम कर रहा है उसको क्रेडिट लिमिट चेंज करने की अथॉरिटी भी है। क्या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी। आज केस स्टडी के पॉइंट ऑफ से मैंने आपको बताया है ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कंट्रोल्स वीक है। सर ये कंट्रोल्स वीक इनकी निशानी है, ये तो फ्रॉड फैक्टर में आएगा। बिल्कुल कुछ फैक्टर्स हो सकता है रिपीट हो। मैंने बताया केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए दोनों फैक्टर्स एक जैसे हैं। हाँ, अगर रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछता है फिर आपने फ्रॉड फैक्टर को अलग रखना है और सर्कमस्टेंसेस इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड को अलग रखना है। इसमें से क्या पूछे? कभी कभार 10% चांस है कि आपसे रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछेगा इन फैक्टर्स में से। 90% चांस है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपको एक, जैसे रिस्क असेसमेंट में आपको एक इन्फॉर्मेशन देता ना किसी क्लाइंट के बारे में, यहाँ पे भी किसी क्लाइंट के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा और आपसे कहेगा फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करो। आपने रिस्क को फ्रॉड आइडेंटिफाई करने हैं और उनको एक्सप्लेन करना होगा। फिर कंफ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस, मिसिंग कंपनी रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। डॉक्यूमेंट्स दैट अपीयर टू हैव बीन अल्टर्ड, रिकॉर्ड मौजूद है लेकिन चेंजेस की गई है, उसमें अल्टरेशन की गई, टेम्परिंग की गई है। यही वजह है कि हम कंफर्मेशन भी इनडायरेक्ट अगर हो एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उसमें टेम्परिंग का चांस ज्यादा होता है। मैनेजमेंट टेम्पर कर सकते हैं। अनअवेलेबिलिटी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स व्हेन दे आर एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट, हम ओरिजिनल इनवॉइसेस मांग रहे हैं, क्लाइंट हमें कॉपी दे रहा है, हालांकि ओरिजिनल क्लाइंट के पास मौजूद होनी चाहिए। अब किसी एम्प्लॉइज का अपॉइंटमेंट लेटर हमने देखना है, वो तो ओरिजिनल देखेंगे, कंपनी के पास ही मौजूद होता है। फोटोकॉपी में आपको पता है लेस रिलायबल होता है, क्योंकि उसमें अल्टरेशन हो सकती है आसानी से। अल्टरेशन करके किसी डॉक्यूमेंट में दोबारा फोटोकॉपी निकालें, आप पता नहीं चला सकते ओरिजिनल की कॉपी है कि अल्टर्ड की कॉपी। फिर सिग्निफिकेंट अनएक्सप्लेन्ड आइटम्स ऑन रिकंसिलिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन है, डेटर रिकंसिलिएशन वगैरह है, उनमें डिफरेंसेस हैं और डिफरेंसेस के बारे में कुछ नहीं पता। जब कभी रिकंसिलिएशन बनती है, जो भी डिफरेंस हो उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ना, लेकिन पता नहीं चल रहा कि वो डिफरेंस किस चीज का है, तो उसका मतलब है कोई ना कोई फ्रॉडलेंट एंट्री है। अनयूजुअल चेंजेस इन ट्रेंड, रेशियोज एंड रिलेशनशिप इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिटिकल प्रोसीजर में भी ये सीखा था कि अगर उसमें कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो जाए सेल्स का, एक्सपेंसेस में सिग्निफिकेंट डिक्रीज हो जाए, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट की निशानी है, फ्रॉडलेंट इंटेंशनली किया गया। इनकंसिस्टेंट और वेग रिस्पांस ऑफ इंक्वायरीज और एनालिटिकल प्रोसीजर फ्रॉम मैनेजमेंट, जो डिफरेंस आया उसकी कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दिया। अनयूजुअल डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन एंटिटीज रिकॉर्ड्स एंड कंफर्मेशन रिप्लाईज, ये कंफर्मेशन में हम पढ़ चुके हैं कि जो डिफरेंस आया और मैनेजमेंट हमें अगर ना बताए कि डिफरेंस किस चीज का है, तो वो मिस स्टेटमेंट होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ क्रेडिट एंट्रीज एंड अदर एडजस्टमेंट एट ईयर एंड, सबसे बड़ी जो फेक ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट रिकॉर्ड करती है फ्रॉडलेंट, वो सेल्स की ट्रांजैक्शन, और ये खास तौर पे ईयर एंड पे रिकॉर्ड की जाती है। मिसिंग इन्वेंटरी और फिजिकल एसेट्स ऑफ सिग्निफिकेंट वैल्यूज, ये तो हम मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट में भी इसके एग्जांपल पढ़ चुके हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एविडेंस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर, ये आईटी से रिलेटेड है। ये आईटी सिस्टम को चेंज किया गया लेकिन किसी की अप्रूवल नहीं ली गई, डॉक्यूमेंटेशन नहीं की गई, बगैर डॉक्यूमेंटेशन के चेंज किया जाए। प्रॉब्लम, ये एग्जांपल क्लियर है? एग्जांपल प्रॉब्लम मुश्किल तो नहीं है। प्रॉब्लमेटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट, रिफ्यूजल ऑफ एक्सेस टू रिकॉर्ड फैसिलिटीज सर्टेन एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, वेंडर्स और अदर्स फ्रॉम हुम ऑडिट एविडेंस माइट बी साउट, क्लाइंट ने रिफ्यूज कर दिया, एक्सेस प्रोवाइड नहीं करेगा, ना रिकॉर्ड की ना पर्सनस की, हालांकि उसकी जिम्मेदारी है। प्रीमाइज में हमने एग्री किया था कि वो हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, इन्फॉर्मेशन भी और एक्सेस भी पर्सनस की। अनड्यू टाइम प्रेशर बाय मैनेजमेंट टू रिजॉल्व कॉम्प्लेक्स और कंटेंशियस इश्यूज, जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज है उनको एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए प्रॉपर टाइम ना देना, टाइम कम देना, जरूरत से कम। कंप्लेंट्स बाय मैनेजमेंट अबाउट कंडक्ट ऑफ ऑडिट टीम, मैनेजमेंट शिकायत कर रही है पार्टनर से कि सर आपके लोग हमें तंग कर रहे हैं। वो क्यों तंग कर रहे होंगे? एविडेंस मांग रहे हैं और मैनेजमेंट एविडेंस नहीं देना चाहिए। मैनेजमेंट इंटिमिडेशन, मैनेजमेंट धमकाने की कोशिश करे कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं माना, तो हम नेक्स्ट ईयर में ऑडिटर को चेंज कर देंगे आपकी फर्म को। अनयूजुअल डिलेज बाय एंटिटी इन प्रोवाइडिंग रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन टाइम में नहीं दी जा रही। रिफ्यूजल ऑफ एक्सेस टू की आईटी ऑपरेशन स्टाफ, फैसिलिटीज, इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स फॉर टेस्टिंग थ्रू कैट्स, हम टेस्टिंग करना चाहते हैं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स के जरिए से, लेकिन हमें आईटी वाला रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा। कंप्यूटर टेक्निक्स अप्लाई करने के लिए हमारे पास रिकॉर्ड भी कंप्यूटर बेस्ड होना चाहिए, मैनेजमेंट प्रोवाइड नहीं करे। अनविलिंगनेस टू एड्रेस आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी हमने रिपोर्ट कर दी है, मैनेजमेंट ने उनको करेक्ट जानबूझ के नहीं किया। ये भी हमारा अपॉर्चुनिटी फ्रॉड फैक्टर में भी एक फैक्टर था मिलता जुलता। अनविलिंगनेस टू करेक्ट मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट सामने आ गई है लेकिन फिर भी मैनेजमेंट करेक्ट नहीं कर रही। अदर्स काउंटिंग पॉलिसीज एट वेरिएंस विद इंडस्ट्री नॉर्म्स, इंडस्ट्री में कुछ और पॉलिसीज हैं, कंपनी के पास कुछ और पॉलिसीज चल रही हैं। फ्रीक्वेंट चेंज इन काउंटिंग एस्टिमेट्स विदाउट चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, हालात एक जैसे हैं, ठीक है। पिछले साल भी फॉर एग्जांपल रिसेशन था, इस साल भी रिसेशन है इकोनॉमी में। पिछले साल प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10% थी, इस साल 4% कर दी गई है। हालात चेंज नहीं हुए, एस्टिमेट्स को चेंज कर दिया गया है, इसका मतलब है किसी टारगेट प्रॉफिट को सामने रख के एस्टिमेट को चेंज किया गया। ये भी रिस्क ऑफ फ्रॉड। अनविलिंगनेस बाय मैनेजमेंट टू परमिट ऑडिटर टू मीट प्राइवेटली विद दो चाबी गवर्नेंस, दो चाबी गवर्नेंस को कुछ मामलों में कम्युनिकेट करना होता है, हमने मैनेजमेंट अलाउ नहीं करी कम्युनिकेशन को, मिलने नहीं दे रही। टॉलरेंस ऑफ वायलेशन ऑफ एंटिटीज कोड ऑफ कंडक्ट, एंटिटी के कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, माफी दी जा रही है सबको। छोटे जुर्म की माफी देते हैं तो क्या होता है इससे? तो बड़ा जुर्म करने की कोशिश करता है। ये है हमारे सर्कमस्टेंसेस इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड।
क्लासिफिकेशन के बारे में नहीं पूछ रहा, रट्टे वाले क्वेश्चन के लिए 2-2 3-3 मैंने आपको पहले भी बोला था, आपने याद कर लेने हैं। क्या एक एक फैक्टर्स को पढ़ के आप अंदाजा लगा रहे हैं कि ये फ्रॉड को की तरफ इशारा कर रहा है, इसकी वजह से फ्रॉड हो सकता है? यही कंसेप्ट आपका केस स्टडी में टेस्ट करेगा। नेक्स्ट थ्योरेटिकल डिस्कशन छोटी सी उसने की है, प्रिजम्पशन ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन। किसी भी कंपनी में अगर आप एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करेंगे, अगर आप प्रैक्टिकली कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि अक्सर की ऑडिट मैटर दिया जा रहा है रेवेन्यू पे। हालांकि जो लिस्ट है उसमें उसने क्लियरली रेवेन्यू, जो हमने लिस्ट पढ़ी थी ना की ऑडिट मैटर वाली लिस्ट, उसमें उसने वो नीचे लाइन में तो एग्जांपल दी थी, ऊपर एग्जांपल नहीं दी थी, लेकिन प्रैक्टिस में अक्सर रेवेन्यू पे की ऑडिट मैटर दिया। आप बता सकते हैं क्यों, क्या रीजन हो सकती है आपके ख्याल? कंप्लेक्सिटी ज्यादा होती है, बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर तो पूरा स्टैंडर्ड है, IFRS 15 पूरा स्टैंडर्ड है, और वो इजी स्टैंडर्ड है या कम्प्लेक्स है? कम्प्लेक्स स्टैंडर्ड है, एक रीजन ये है। दूसरी रीजन क्या हो सकती है, हिस्ट्री में ज्यादातर फ्रॉड इसी एरिया में हुए हैं। क्यों भला? ये सबसे बड़ा KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है, इसकी वजह से डायरेक्टली प्रॉफिट इंक्रीज होता है। इसीलिए उसने हमें ये बताया है कि हम एज्यूम करेंगे कि रेवेन्यू में रिस्क ऑफ फ्रॉड है, बाकी किसी और एरिया में रिस्क ऑफ फ्रॉड हो या ना हो, रेवेन्यू में कुछ भी नाना इंडिकेशन मिल रही हो, कुछ भी ना हो, फिर भी हम एज्यूम करेंगे कि रिस्क ऑफ फ्रॉड है। यानी रेवेन्यू में रिस्क ऑफ फ्रॉड साबित करने के लिए एविडेंस की जरूरत नहीं है, रिस्क ऑफ फ्रॉड को रिजेक्ट करने के लिए एविडेंस की जरूरत है। ये छोटा सा कंसेप्ट है। इट इज प्रिज्यूम्ड दैट देयर इज रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन, दैट इज रेवेन्यू में बी ओवरस्टेटेड बाय, कैसे? प्रीमेच्योर रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू और रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्टिशियस, या तो अगले साल का रेवेन्यू साल रिकॉर्ड किया गया होगा या फेक रेवेन्यू रिकॉर्ड किया गया होगा। रेवेन्यू यही दो बड़े तरीके हैं ना फ्रॉड करने के, फेक रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें या अगले साल। फेक रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, कौन सी सेक्शन वायलेट हो रही है? अकरन, शाबाश। और अगर अगले साल का रेवेन्यू अर्ली रिकॉर्ड कर लेंगे, कट ऑफ। पहला, द रिस्क में बी ग्रेटर इन सम एंटिटीज, फॉर एग्जांपल देयर, हाँ कुछ एंटिटीज में ये रिस्क ज्यादा है, कुछ में कम। जैसे ऐसी लिस्टेड कंपनी जिसकी मैनेजमेंट को प्रॉफिट के 10% बोनस के तौर पे दिए जाने का वादा किया गया हो, उसमें ये रिस्क ज्यादा है, क्योंकि उसमें मैनेजमेंट को अपना जाती फायदा भी नजर आ रहा है ओवरस्टेट करने में। वैसे तो जनरली प्रिजम्पशन होगी, लेकिन अगर प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज बोनस के तौर पे दिया जा रहा है तो उसमें रिस्क ज्यादा। फिर दिस प्रिजम्पशन कैन बी रिबटेड, रिबटेड का मतलब यह है कि इसको रिफ्यूज किया जा, रिजेक्ट किया जा सकता है, निगेट किया जा सकता है, ठीक है, कैंसिल किया जा सकता है, इस प्रिजम्पशन को रिमूव किया जा सकता है। कैसे? ऑडिटर कैन कंक्लूड दैट देयर इज नो रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू, देयर इज सिंगल टाइप ऑफ सिंपल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल रेंट रेवेन्यू फ्रॉम लीज होल्ड प्रॉपर्टी। अगर रेवेन्यू बिल्कुल सिंपल है ना, उसमें कोई कंप्लेक्सिटी नहीं है, एक ही सोर्स ऑफ रेवेन्यू है और वो सोर्स ऑफ रेवेन्यू बिल्कुल सिंपल है। जैसे कोई चीज रेंट पे दी हुई है, हर महीने रेंट आ रहा है, अभी आप बड़ी आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं, इसमें ओवर स्टेटमेंट का चांस भी नहीं है, ओवर स्टेटमेंट होगी भी तो आसानी से पकड़ी जाएगी, ठीक है। रेंट को आप नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करें, इस सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू में सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ फ्रॉड नहीं, वरना नॉर्मली हर केस में रेवेन्यू में एज्यूम किया जाता है, प्रिज्यूम किया जाता है कि रिस्क ऑफ फ्रॉड है। डन? रीजन भी समझ आ गई। रिबट कैसे करना है, इसको अपोज कैसे करना है, वो भी उसने बता दिया। कैसे? जब सिंगल सोर्स ऑफ रेवेन्यू और वो सिंपल हो, सिंगल है, सिंपल है सोर्स ऑफ रेवेन्यू, उस सूरत में इसमें रिस्क ऑफ फ्रॉड नहीं होगा, वरना रेवेन्यू में रिस्क ऑफ फ्रॉड होगा। क्लियर? ये थे हमारे फैक्टर्स। अब आते हैं जरा प्रैक्टिस की तरफ। ये तो समझ लीजिए आपको तैयार किया जा रहा था, थोड़ा सा बोर भी हो रहे होंगे आप, है फैक्टर्स पढ़ने। हालांकि अगर घर से पढ़ के आते आप तो आपको क्लास में बोर ना होना पड़ता। बाहर अब चलते हैं हम केस स्टडीज की तरफ और पास्ट पेपर के क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन, समटाइम, ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है जी। समटाइम्स द मैनेजमेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑडिट और ऑडिटर इंडिकेटिव ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्यू टू फ्रॉड। गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ सच एटीट्यूड और सर्कमस्टेंसेस। अहम अल्फाज को अंडरलाइन करें। सबसे पहले तो मैं फ्रॉड को अंडरलाइन करूंगा, जिससे मुझे पता चल गया कि ये फ्रॉड चैप्टर 19 का क्वेश्चन। फिर उसने कहा मैनेजमेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑडिटर। क्या हमने फ्रॉड वाले चैप्टर में कोई मैनेजमेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑडिटर स्टडी किया है? अनइक्वल रिलेशनशिप, वो है एटीट्यूड टुवर्ड्स। क्या इसमें फ्रॉड रिस्क फैक्टर पूछ रहा है कि सर्कमस्टेंसेस इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड? सर्कमस्टेंसेस इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटी। 4 फैक्टर्स पूछे। अभी आपने पढ़ा ताजा कंसेप्ट, याद कुछ भी नहीं किया, लेकिन क्या कोई 2-3 अभी भी लिख सकते हैं? क्या? रिफ्यूजल टू एक्सेस रिकॉर्ड और अनड्यू टाइम प्रेशर 2 हो गए, इंटिमिडेशन 3, डिले इन प्रोवाइडिंग। बिल्कुल ठीक है, देखा आपने। अगर सिर्फ समझ के पढ़ भी लिया हो ना, याद करने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं। वो सारे नहीं पूछेगा, वो मार्जिन रख के पूछेगा आपसे इसमें रिस्क फैक्टर में। अब चलते हैं क्वेश्चन 3A। तैयार है? ये केस स्टडी है,
कह रहा है बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, असल में जो एक्चुअल केस स्टडी बनती है वो उन्हीं फैक्टर्स को कंबाइन करके कंटिन्यूस पैराग्राफ की फॉर्म में बनती है। इन्फॉर्मेशन फैक्टर्स यही होंगे। कह रहा है बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो इंडिकेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वुड मोस्ट लाइकली इंक्रीज ऑडिट रिस्क, डिक्रीज ऑडिट रिस्क और हैव नो इफेक्ट ऑन ऑडिट रिस्क। क्या बताना है? केस स्टडी में आपको पता है तकरीबन हर केस स्टडी इसी तरह की होती है। इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस की केस स्टडी थी। हर लाइन से रिस्क तो नहीं आ रहा था, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जिसमें रिस्क आइडेंटिफाई हो रहा था, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जिससे रिस्क राइज नहीं हो रहा था। कुछ कंट्रोल स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कर रहे थे, कुछ वीक इंडिकेशन होते थे। रिस्क भी केस स्टडी, बिजनेस रिस्क केस स्टडी में भी हर लाइन में से रिस्क आइडेंटिफाई नहीं होता था। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे वो कह रहा है कि आपने जज करना है किस इंफॉर्मेशन से रिस्क आइडेंटिफाई हो रहा है, किससे नहीं। लेकिन रिस्क कौन सा? अच्छा, रिस्क ऑफ फ्रॉड उसने नहीं मेंशन किया। चलिए, पहला, दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ प्रॉफिट सिंस कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन 5 years ago। इंक्रीज, क्यों इंक्रीज? अनयूजुअल चेंज इन ट्रेंड है। ट्रेंड तो सारा लॉस का था, तो इस दफा प्रॉफिट है। कंफर्म नहीं है कि लाजमी है फ्रॉड होगा, कंफर्म नहीं है, लेकिन हमारे लिए रिस्क बढ़ गया। सेकंड, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज आल्सो ए मेजॉरिटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, डोमिनेंट इन्फ्लुएंस नहीं, रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस मैंने बताया था हर कंपनी में नहीं होता। ठीक है, इसके इंडिकेटर्स है। चीफ एग्जीक्यूटिव तो हर कंपनी में होता है। प्रॉफिट को ओवरस्टेट करने की कोशिश करेगा, क्यों? क्योंकि वो खुद मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। प्रॉफिट ओवरस्टेट करने का डायरेक्टली उसी को फायदा होगा। शाबाश, बिल्कुल ठीक। इससे हमारा रिस्क इंक्रीज होगा, बी से। थर्ड, द इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट्स टू फाइनेंस डायरेक्टर। हाँ, रिस्क इंक्रीज क्यों? क्योंकि इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट फ्रॉम मैनेजमेंट नहीं है। इसे किसको रिपोर्ट करना चाहिए? ऑडिट कमेटी। फोर, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हैज एक्सपीरियंस हाई रेट ऑफ टर्नओवर ऑफ की पर्सनल। टर्नओवर से मुराद है एम्प्लॉइज की हायरिंग फायरिंग ज्यादा है। एम्प्लॉइज ज्यादा अर्सा काम नहीं करते। हाँ, इनएक्सपीरियंस स्टाफ है तो ज्यादा एरर करेगा। द ऑडिटर हैज बीन ऑडिटिंग द कंपनी फॉर द पास्ट 3 years। हाँ जी, अच्छा, इसमें थ्रेट अराइज हो सकता है, हो फैमिलियरिटी थ्रेट, लेकिन उसने थ्रेट नहीं पूछा, रिस्क पूछा। रिस्क इसमें कोई अराइज, हाँ, इनिशियल ऑडिट हो तो उसमें रिस्क राइज होता है। रिकरिंग ऑडिट में रिस्क राइज नहीं होता। इनिशियल ऑडिट में कौन सा रिस्क राइज होता है? लिमिटेड नॉलेज की वजह से ओपनिंग बैलेंसेस वेरीफाई करने होते हैं इनिशियल ऑडिट में, उस वजह से। जी, ये फैक्टर्स क्लियर है। फिफ्थ में डिक्रीज इन रिस्क आएगा कि रिकरिंग ऑडिट है, जितना ज्यादा ऑडिटर जितने साल ज्यादा ऑडिट करेगा उतनी ही उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी, रिस्क कम होता जाएगा। 4 में क्या रिक्वायरमेंट है? ये 4 और 5 को आपने अच्छे तरीके से एनालाइज करना है। डिस्क्राइब द फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स इफ एनी डाटा आर इंडिकेटेड इन द अबव इंफॉर्मेशन। सबसे अहम फ्रेज कौन सा है? फ्रॉड रिस्क फैक्टर। इसको अंडरलाइन करना है। टाइप तो नहीं पूछ रहा, प्रोसीजर तो नहीं पूछ रहा, सिर्फ क्या पूछ रहा है? रिस्क फैक्टर बता दो मुझे। आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है क्या फ्रॉड रिस्क फैक्टर है और क्यों है। ये एड्रेस कैसे करना है वो नहीं पूछा इसने, ये ध्यान में रखिएगा। कह रहा है द प्लानिंग फेज ऑफ ऑडिट ऑफ प्रूडेंट लिमिटेड लिस्टेड कंपनी, सीनियर ऑडिटर ऑफ योर टीम सबमिटेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पहला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज रिसेंटली अपॉइंटेड मिस्टर स्मार्ट एज न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव whose remuneration is mostly based on efficiency bonus and share options। जी, उसकी रिम्यूनरेशन बेस कर रही है किस पे? एफिशिएंसी बोनस एंड शेयर ऑप्शन पे। शेयर ऑप्शन का मतलब क्या है? टारगेट अचीव, एफिशिएंसी मीन यही है, टारगेट प्रॉफिट अचीव करोगे, बोनस भी मिलेगा, कंपनी के शेयर्स भी मिलेंगे। रिस्क ऑफ फ्रॉड है किस लिए? इंसेंटिव है। ये बोनस शेयर ऑप्शन मिलती ही तब है जब प्रॉफिट टारगेट अचीव हो। अकाउंटिंग में कभी आपने पढ़ा है शेयर ऑप्शन? चीफ एग्जीक्यूटिव, हाँ बिल्कुल, हायर मैनेजमेंट को मिलती है। Second, Mr. Smart is reputed as a seasoned business executive and has been a very good friend of chairman of the audit committee। ये seasoned business executive की वजह से कोई रिस्क नहीं है, ये तो अच्छी बात है। रिस्क ऑफ फ्रॉड किस वजह से है? चीफ एग्जीक्यूटिव इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के चीफ का गुड फ्रेंड है। क्लोज फ्रेंड होने की वजह से इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज हो गई। थर्ड, since his joining he has proved to be main decision maker and the board appears to be relying considerably on Mr. Smart and less interested in operations of company। inappropriate oversight है और segregation of duties नहीं है, या यूं कह लीजिए मॉनिटरिंग नहीं है। ineffective monitoring over चीफ एग्जीक्यूटिव। डायरेक्टर की मॉनिटरिंग होनी चाहिए ना। अगर टीचर्स के ऊपर प्रिंसिपल साहब की मॉनिटरिंग नहीं होगी तो क्या टीचर सही परफॉर्म कर सकेंगे? नहीं करेंगे। नेचुरल है, इंसान रिलैक्स हो जाता है अगर उसे पता हो कि मैंने किसी को हिसाब किताब नहीं देना। लेकिन अगर पता हो हिसाब किताब देना है तो फिर वो सोच समझ के प्लान करके चलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अगर डायरेक्टर्स कहते हैं कि भैया जो तुम काम कर रहे हो सही कर रहे हो, हम चेक नहीं करेंगे ज्यादा डिटेल में, हम तुम पे रिलाई करते हो, तुमने किया है काम तो ठीक ही किया होगा।
रिस्क ऑफ फ्रॉड है। डायरेक्टर्स की तरफ से इफेक्टिव मॉनिटरिंग, ये हमने पढ़े थे ना दोनों फैक्टर, इफेक्टिव मॉनिटरिंग ना हो ये भी रिस्क ऑफ फ्रॉड है। और अगर मॉनिटरिंग हो रही है लेकिन क्लोज रिलेटिव्स हैं, डायरेक्टर्स या इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के लोग और सीईओ सीएफओ क्लोज रिलेटिव हो, ये भी रिस्क ऑफ फ्रॉड है। फिर इसका बोर्ड्स मेन कंसर्न इज नाउ द ग्रोथ इन नेट अर्निंग्स एस्टिमेटेड फॉर द नेक्स्ट ईयर्स व्हिच मिस्टर स्मार्ट स्ट्रांगली बिलीव्स विल बी 30% एट मिनिमम। ये कौन सा फ्रॉड फैक्टर है? टारगेट अचीव करने वाला। अगर आप कमिट करते हैं स्टेक होल्डर के साथ सर्टेन प्रॉफिट, तो आप अंडर प्रेशर होते हैं उसको अचीव करने के लिए। 30% अगर कमिट कर लिया तो फिर शो भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। और इसको यूं भी कह सकते हैं कि डायरेक्टर्स का एग्रेसिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स प्रॉफिट, टुवर्ड्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि वो एग्रेसिव टारगेट रखा उन्होंने 30% अचीव करूं। ये भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर की एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं। या ये भी लिख सकते हैं कि अगर आप स्टेक होल्डर को कमिट किया है तो फिर उसको मीट करने के लिए फ्रॉड कर सकता है अगर जेन्युइन तरीके से अचीव ना हुआ। There are number of instances of lack of segregation of duties and Mr. Smart being cost conscious has allowed the situation to continue. Segregation of duties का मसला है, लेकिन अगर इसको एड्रेस करते हैं तो आपको नए लोगों को हायर करना पड़ेगा जिससे कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्या कर रहा है वो? कह रहा है कॉस्ट नहीं बढ़ाएंगे ताकि प्रॉफिट हमारा बढ़ता रहे। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का मसला तो चलने दें, रिस्क ऑफ फ्रॉड है, इंटरनल कंट्रोल वीकनेस करेक्ट नहीं हो रही। Next, there is a big layoff plan in place and employees are expected in such plan, although it has been kept as a top secret. Downsizing करें, एम्प्लॉइज को निकालने के लिए प्लान बनाया जा रहा है। This layoff will help the company to achieve higher growth in earning. कौन से वाली सिचुएशन है? कौन सा वाला फैक्टर है? हाँ जी, एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी एंड एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज खुश थोड़ी होंगे, उनको टर्मिनेट करने का प्लान बनाया जा रहा है। तो चोरी करके, बिल्कुल फ्रॉड करके, चोरी करके कुछ सामान इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे ताकि कुछ 2-4 महीने गुजर जाए। 4 में समझ आया आपने फ्रॉड रिस्क फैक्टर कैसे आइडेंटिफाई करना है? चले, अब ये आपका टेस्ट केस है। आई के आपके पास पेपर का क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द अबव सिचुएशन आइडेंटिफाई विद जस्टिफिकेशन वेदर इट रिप्रेजेंट्स ए रिस्क ऑफ फ्रॉड। आपने बताना है ये रिस्क ऑफ फ्रॉड है कि नहीं। पहला, ड्यू टू टफ कंपटीशन इन द मार्केट द कंपनी हैज बीन अनेबल टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स सिंस लास्ट 5 years। अहम अल्फाज कौन से हैं? 5 साल से प्राइस नहीं बढ़ा रहे। किस वजह से नहीं बढ़ा रहे? टफ कंपटीशन। क्या टफ कंपटीशन होना रिस्क ऑफ फ्रॉड है? टफ कंपटीशन रिस्क ऑफ फ्रॉड है। मार्केट में सक्सेसफुल प्रोडक्ट आ जाना, कंपेटिटर का आ जाना। ये फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो पहला सेक्शन था उसकी आखिरी एग्जांपल देखिए क्या है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज थ्रेटन्ड। देखिए रिस्क ऑफ फ्रॉड बन रहा है कि नहीं इधर। टफ कंपटीशन है, मार्केट में कंपेटिटर ज्यादा। टफ कंपटीशन का मतलब क्या है? मार्केट में कंपेटिटर ज्यादा है, कंपनी की अपनी स्टेबिलिटी को खतरा है। ये रिस्क ऑफ फ्रॉड है या नहीं है? बिल्कुल। टफ कंपटीशन है, इस वजह से कंपनी अपनी प्राइस भी नहीं बढ़ा, लेकिन एक्सपेंसिव तो बढ़े होंगे, तो कंपनी अंडर प्रेशर होगी कि अपने रिजल्ट्स को इंप्रूव करे। जी बिल्कुल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ओवरस्टेट करने की कोशिश की जाएगी। इसमें परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए रेवेन्यू को ओवरस्टेट और एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट किया जाएगा। सेकंड, एडिशन टू इंटेंजिबल एसेट्स अमाउंटिंग टू ₹500 मिलियन। अच्छा, इसको जरा सोच के जवाब देना है। इन 500 मिलियन क्रोड रिसर्च कास्ट ऑफ ₹10 मिलियन व्हिच इज ड्यूली सपोर्टेड बाय इनवॉइसेस फ्रॉम सप्लायर। 500 मिलियन के एडिशन में रिसर्च कास्ट भी आ गई है। एक तो इसमें इनहेरेंट रिस्क होता है मिस क्लासिफिकेशन का, ये रीजन है, इस वजह से रिस्क ऑफ फ्रॉड नहीं है। और रीजन क्या हो सकती है? अमाउंट स्मॉल है, इससे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा जो डिसाइडिंग फैक्टर है ना, ये डिसाइड करने में कि ये एरर है कि फ्रॉड, स्पोर्टिंग रिकॉर्ड अवेलेबल है। स्पोर्टिंग रिकॉर्ड अवेलेबल हो तो मतलब स्पोर्टिंग रिकॉर्ड का अवेलेबल होना एरर है या एरर नहीं? एरर के फ्रॉड एक सेलेक्ट करें। स्पोर्टिंग रिकॉर्ड अवेलेबल है, एरर नहीं है तो फ्रॉड है। एरर है, फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड तो तब होता है जब स्पोर्टिंग एविडेंस मिसिंग हो। पढ़ा था हमने, यहां पे स्पोर्टिंग एविडेंस मौजूद है। During the last 3 years, the chief executive and higher management has been earning handsome bonuses based on the profitability of company. सबसे ज्यादा टेस्ट होने वाला वाली एग्जांपल रिस्क फैक्टर, ये मैनेजमेंट को प्रॉफिट की एक सर्टेन परसेंटेज बोनस के तौर पे मिल रही है। कैसे फ्रॉड रिस्क फैक्टर है? कमीशन ज्यादा लेने के लिए प्रॉफिट को ओवरस्टेट किया जाएगा। 4, physical stock take on 31st December 2014 included goods sold but not dispatched amounting to ₹52 million. The delivery of goods was stopped on the request of a distributor. Up to 20th January 2015, the distributor had taken delivery of goods amounting to ₹2 million. ये आपकी जजमेंट वाला क्वेश्चन। कैसे रिस्क ऑफ फ्रॉड? भाई वो उसने बोला है कि जी कस्टमर ने कहा कि अभी मेरे पास जगह नहीं है, आप अपने पास रखें। रिस्क ऑफ फ्रॉड कैसे है? कैसे पता चला आपको ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है? ये एंड पे हैवी ट्रांजैक्शन की गई है, एक वैलिड रीजन करेक्ट, और
कस्टमर सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड गुजर चुका है, लेकिन कस्टमर ने अभी वो सामान नहीं उठाया, सिर्फ 2 मिलियन का सामान उठाया है, 50 मिलियन का सामान नहीं उठाया, जिससे इंडिकेशन मिल रही है कि ये 50 मिलियन वाली ट्रांजैक्शन फेक है। क्लियर? इसमें थोड़ी सी आपको जजमेंट अप्लाई करना पड़ी होगी, मेरा ख्याल है 4th में, बाकी इजीली डिसीजन कर लिए थे आपने। चलिए अब हम आज के फ्रेश कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। फ्रॉड। प्रीवियस लेक्चर में तो आपको केस स्टडीज में बेसिकली उससे फेमिलियर करवाना चाह रहा था, इसलिए पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 करवा दिया। आज लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, सिर्फ एक ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव करेंगे, ज्यादा नहीं करना काम, एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही। जी स्टार्ट करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1। हमने चैप्टर 1 ऑडिट चैप्टर 1 से ये पढ़ रहे हैं कि ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड। इसका मतलब ये हुआ जो मिसस्टेटमेंट हैं यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां, 2 रीजंस हो सकते हैं। नंबर 1 एरर, नंबर 2 फ्रॉड। अब अगर एरर और फ्रॉड में डिफरेंस देखा जाए तो सिखाया यह जाता है कि एरर है अनइंटेंशनल मिसस्टेटमेंट, अनइंटेंशनल मिस्टेक। फ्रॉड है इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो जानबूझ के की जाए। ये डेफिनेशन थ्योरेटिकली तो करेक्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली एक प्रॉब्लम है। क्या? कि आप इस डेफिनेशन को ये डिसाइड करने में नहीं यूज कर सकते कि प्रैक्टिकली कौन सी वाली मिसस्टेटमेंट एरर है या फ्रॉड है, क्योंकि किसी भी पर्सन की इंटेंशन को देखने का कोई पैरामीटर नहीं है। ठीक है, मेरी इंटेंशन क्या है ये मेरे दिमाग में है, आप नहीं जान सकते। ठीक है, तो इसीलिए ये डेफिनेशन प्रैक्टिकली एरर या फ्रॉड को आइडेंटिफाई करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, डिफरेंशिएट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इंटेंशन पे बेस कर रही है। इंटेंशन आप देख नहीं सकते। हाँ, सर्कमस्टेंस बता सकते, बिल्कुल आगे वही उसी तरफ आ रहा हूं। इसीलिए स्टैंडर्ड ने फ्रॉड की डेफिनेशन को मजीद एक्सपेंड किया कि फ्रॉड है इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट जो कि अनड्यू बेनिफिट हासिल करने के लिए की जाए, जिससे कोई इलीगल एडवांटेज ऑब्टेन होता हो, अनफेयर एडवांटेज मिलता हो, वो एक्ट जब आप करते हैं उसे हम कहते हैं फ्रॉड। तो फ्रॉड की डेफिनेशन अगर आप देखें आपके सामने है, फ्रॉड इज एन इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर इंडिविजुअल्स इन्वॉल्विंग यूज ऑफ डिसेप्शन, जिसमें धोखा दिया जाता है टू ऑब्टेन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज, ताकि इलीगल एडवांटेज हासिल किया जाए। 2 काम होंगे फ्रॉड में, धोखा दिया जाता है और एडवांटेज। इन 2 चीजों को सामने रख के हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ये एरर है कि फ्रॉड है। अगर उसमें किसी को धोखा दिया गया है और किसी पार्टी ने अनड्यू एडवांटेज हासिल किया है, उसका मतलब है ये फ्रॉड है। अब सवाल ये है कि हमारे लिए एज ऑडिटर ये डिफरेंशिएट करना क्यों जरूरी है कि जो मिस स्टेटमेंट हमारे सामने आई है वो एरर है कि फ्रॉड है। इसलिए कि अगर वो मिस स्टेटमेंट एरर है ना तो सिर्फ उसे करेक्ट कर दे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो मिस स्टेटमेंट फ्रॉड है, करेक्ट कर भी दे तो बात खत्म नहीं होगी, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट हो जाता है। हमारा रिस्क बढ़ जाता है कि ये चलो एक फ्रॉड तो हमने करेक्ट कर दिया, लेकिन जो एक एरिया में मैनेजमेंट फ्रॉड कर सकती है वो बाकी एरियाज में भी कर सकती है। इसलिए हमारे लिए डिफरेंशिएट करना जरूरी है किसी भी मिस स्टेटमेंट के केस में कि ये एरर है या फ्रॉड है। ठीक है, और एग्जाम में एक केस स्टडी आपसे ये पूछ सकता है कि आपके सामने डिफरेंट सिचुएशन रख के पूछेगा, बताइए इस सिचुएशन में मिस स्टेटमेंट सब में होगी, कहेगा बताइए ये प्रोबेबली एरर है या के फ्रॉड है। मजीद आगे चलते हैं, जो फ्रॉड है इसके आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक वो टाइप जो कि दुनिया का हर पर्सन जानता है कि ये फ्रॉड है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ, जिसमें एसेट्स का हेर फेर होता है। वो एसेट्स टेंजिबल भी हो सकते हैं, इंटेंजिबल भी हो सकते हैं। और दूसरा फ्रॉड है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड करना। ये फ्रॉड सिर्फ अकाउंटेंट और ऑडिटर जानते हैं इसके बारे में। ये दुनिया का हर पर्सन, कैश मिस एप्रोप्रिएट होना, इन्वेंट्री मिस एप्रोप्रिएट होना, हर पर्सन जानता है ये फ्रॉड है। लेकिन सेल्स अगर आप ओवरस्टेट करते हैं, क्या ये फ्रॉड है? इससे क्या होगा, किसको फायदा? फ्रॉड से तो किसी को इलीगल बेनिफिट होता है, किसी को नुकसान होता है। प्रॉफिट की अमाउंट बढ़ जाएगी तो सबका फायदा है, मैनेजमेंट को इंसेंटिव मिलेगा, शेयर होल्डर की तो शेयर प्राइस भी बढ़ रही है। लेकिन फ्रॉड का असूल होता है ये कभी ना कभी सामने आ जाता है, और जब ये सामने आएगा तो उस कंपनी को जितना अगर $10 एक शेयर प्राइस में फायदा हुआ ना, रिसर्च हमें बताती है जब नुकसान होगा तो $50-60 का होगा। फायदा कम होता है फ्रॉड करने का, नुकसान ज्यादा होता है। तो हमें बताइए हमने मिस स्टेटमेंट में किसके ऊपर फोकस करना है, एरर के ऊपर या फ्रॉड के ऊपर?
दोनों पे, शाबाश, दोनों पे फोकस, दोनों पे कर। लेकिन ज्यादा मुश्किल क्या होगा? फ्रॉड। अच्छा बताइए, फ्रॉड की दो टाइप्स है, एक है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, एक है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हमने किसको कंसीडर करना है? कंसीडर दोनों को करना है। ज्यादा फोकस हमारा फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे होगा। रिसर्च ये बताती है कि मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रॉड ज्यादा है लेकिन अमाउंट ऑफ फ्रॉड कम होती है, और फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की फ्रीक्वेंसी कम है, अमाउंट ज्यादा है। और दूसरा हमारा ज्यादा फोकस फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की इस वजह से भी होता है कि मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स नॉर्मली कस्टमर करते हैं या जूनियर एम्प्लॉइज, जिन पे चेक रखने के लिए मैनेजमेंट ने कंट्रोल अप्लाई किए होते हैं, लेकिन फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अमूमी तौर पे मैनेजमेंट करती है खुद। इसीलिए ऑडिटर के लिए जो ज्यादा फोकस वाली चीज है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। क्लियर यहां तक? एम्प्लॉइज देखिए, प्रॉफिट की बेस पे किसी को भी बोनस मिलना हो इसमें रिस्क ऑफ फ्रॉड होता है, ठीक है? किसी को भी बोनस मिलना हो इसमें रिस्क ऑफ फ्रॉड, वो फेक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करवा सकते हैं, खुद तो शायद ना करें लेकिन वो फेक इनवॉइसेस बना के कह सकते हैं सर रिकॉर्ड, ये सेल हमने कर दिया। अच्छा, अब हम मिस स्टेटमेंट से रिस्क ऑफ फ्रॉड पे पहुंचे। फ्रॉड को हमने दो हिस्सों में क्लासिफाई किया, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अलग, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स अलग। अब ये दोनों तरह के फ्रॉड की कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे होता है ना टॉप 10 मूवीज ऑफ द वीक या मूवीज ऑफ द मंथ, तो टॉप फ्रॉड्स या टॉप टेक्निक्स टू कमिट फ्रॉड ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, ये स्टैंडर्ड ने हमें दिए हैं। टॉप टेक्निक्स टू कमिट फ्रॉड ऑफ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये स्टैंडर्ड ने हमें दिया है। उन्होंने लिस्ट बना दी कि ये टॉप मेथड है फ्रॉड करने के, यानी अब आगे वो क्या कर रहा है, आपको फ्रॉड करने का तरीकाकार बता रहा है कि कैसे फ्रॉड किया है। मिस एप्रोप्रिएशन का फ्रॉड कैसे किया जाता है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड कैसे किया जाता है, आगे बता रहा है। इसलिए बता रहा है, सीखने के लिए, अब चोरी रोकने के लिए चोर की तरह सोचना पड़ता है, चोर बनना नहीं पड़ता, चोर की तरह सोचना पड़ता है। तो इसलिए बता रहा है टाइप्स एंड टेक्निक्स ऑफ फ्रॉड। टाइप्स ऑफ फ्रॉड मैंने आपको बता दिया, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स और फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। टेक्निक क्या सुन ले, कह रहे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स इन्वॉल्व थेफ्ट ऑफ एंटिटीज एसेट्स एंड इज ऑफन कमिटेड बाय एम्प्लॉइज, नॉर्मली एम्प्लॉइज करते हैं, और फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नॉर्मली मैनेजमेंट करती है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स की टेक्निक है एम्बेजलिंग कैश रिसीट्स, कैश वसूल किया जेब में डाल दिया, एम्बेजलिंग। दूसरा स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स, क्या किया, इन्वेंटरी चोरी कर ली, प्रोजेक्टर ले गए, एसी नहीं, एसी हैवी अमाउंट हो गया, कंप्यूटर लैपटॉप ले गए, जनरेटर की बैटरी उठा के ले गए। स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, बायर की लिस्ट, किस रेट पे एग्रीमेंट किया है, सेलर्स की लिस्ट किस रेट पे एग्रीमेंट किया गया है, कोई सीक्रेट फार्मूला, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का स्टडी प्लान। स्टीलिंग इन्वेंटरी आ सकता है, सेलिंग ट्रेड सीक्रेट्स टू कंपेटिटर्स। फिर कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड, यानी गुड्स या सर्विसेज रिसीव भी नहीं हुई, एसी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, चल रहे हैं, प्रिंसिपल साहब का सर वो एसी खराब हो गए, 2 एसी खराब हो गए हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो बताइए क्या आप इसकी रिपेयरिंग करवा दें? तो अगर तो वो कोई एक्टिव मैनेजमेंट का पर्सन हुआ, वो कहेगा अच्छा ठीक है, आगे मुझे दिखाओ कौन सी एसी खराब हुए, मैं आके देखूं, ठीक है। लेकिन अक्सर सीएफओ सीईओ जाहिर इस पोजीशन पे होते हैं, वो छोटी छोटी ट्रांजैक्शन को नहीं देख सकते, तो एम्प्लॉइज इसका मिस यूज करते हैं। चीज ठीक होगी लेकिन वो कहेंगे खराब है, और किसी कारीगर के साथ उनका, एग्री टेक्नीशियन के साथ उनका, इलेक्ट्रीशियन के साथ एग्रीमेंट होगा, उसको बुलाएंगे, आके वो कुछ थोड़ा तारे दाएं बाएं करेगा, फिर कहेगा सर ये ठीक हो गया, पैसे ले लेंगे, बाद में दोनों आजादी कर लेंगे, कंपनी का एम्प्लॉई और इलेक्ट्रीशियन। तो ये है कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड। और बात बात ऐसा होता है कि पे रोल में फेक एम्प्लॉइज को ऐड कर दिया जाता है, वो एम्प्लॉइज एग्जिस्ट नहीं करते, काम भी नहीं करते, लेकिन उनको हर महीने सैलरी मिल रही है। ये किस कैटेगरी में आएंगी एग्जांपल? मिस एप्रोप्रिएशन में फर्दर कौन सी टेक्निक है, कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड। फिर यूजिंग एन एंटिटीज एसेट्स फॉर पर्सनल यूज, एंटिटी के एसेट्स को जाती इस्तेमाल, कंपनी की गाड़ी है जाती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, मरी सैर करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान है। क्लास में मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया, नहीं ये नहीं फ्रॉड। एंटिटीज एसेट पर्सनल यूज के लिए, फर्म ने लैपटॉप दिया कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स अप्लाई करने के लिए, और घर में यहाँ गेम्स खेल रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, यह है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। अब आते हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और ये आपके लिए ज्यादा अहम होनी चाहिए। क्यों भाई? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के ऊपर तो कंपनी ने भी ध्यान रखा होगा हमारे एसेट चोरी ना हो, लेकिन फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो मैनेजमेंट खुद कर रही है। सबसे बड़ा मसला फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में यही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है मैनेजमेंट ने, एक्सेस मैनेजमेंट की है, और मैनेजमेंट की इसमें फेक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहे, यानी अपने बनाए हुए कंट्रोल्स को खुद बाईपास करना चाहे, अपने बनाए हुए कंट्रोल्स को खुद ओवरराइड करना चाहे, तो मैनेजमेंट कर सकती है। कैसे करती है? हिस्ट्री में सबसे बड़ा फ्रॉड जो सबसे ज्यादा दफा किया जाता है और आज भी इवन पॉपुलर है, वो है फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, खास तौर पे ईयर एंड पे।
टू अचीव टारगेट, फेक सेल्स। और इसमें भी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है, फेक सेल्स। ईयर एंड पे फेक सेल रिकॉर्ड करना, ईयर एंड के बाद उसकी रिटर्न डाल देना, क्यों रिटर्न होगी, वो याद है ना आपको, वो डिफेक्टिव इन्वेंटरी रिटर्न। हाँ जी, तो वो एक उसका पर्पस ये है, फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन भी होता है। रिगार्डिंग फिक्टिशियस जनरल एंट्री समझ आ गया। नेक्स्ट, इनएप्रोप्रिएटली चेंजिंग असम्पशन एंड जजमेंट यूज्ड टू एस्टिमेट अकाउंट बैलेंस। एस्टिमेट्स अप्लाई किए जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए एस्टिमेट जरूरी हैं, लेकिन इनको वेरीफाई करना आपको पता मुश्किल है। और अगर इनको इनएप्रोप्रिएटली चेंज कर दिया जाए, कभी इंक्रीज कर दिया कभी डिक्रीज कर दिया, हाँ जी, तो अगर मुझे प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, मैं डेप्रिसिएशन का रेट कम कर दूंगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट का रेट कम कर दूंगा, वारंटी का रेट कम कर दूंगा, एस्टिमेट चेंज। हालांकि सर्कमस्टेंसेस सेम है जो पिछले साल थे, और अगर कम प्रॉफिट चाहिए इनको ज्यादा कर दूंगा। तो दूसरा बड़ा तरीका, पहला बड़ा तरीका है फेक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना ईयर एंड पे खासतौर पे। दूसरा बड़ा तरीका क्या है, असम्पशंस को चेंज करना, एस्टिमेट्स को। तीसरा बड़ा तरीका, एडवांसिंग और डिलेइंग रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन। एडवांस का मतलब क्या होता है, वक्त से पहले रिकॉर्ड। डिलेइंग का मतलब क्या है, सेल्स होगी तो क्या करेंगे, एडवांस रिकॉग्निशन, और परचेजेस होंगी। ऑल्टरिंग रिकॉर्ड्स एंड टर्म्स रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड टेम्परिंग। ट्रांजैक्शन है फॉर एग्जांपल 100 रुपीज की सेल्स की ट्रांजैक्शन, कर ली रिकॉर्ड 1000 की, ज्यादा कर दी, ओवरसेट, सेल्स की है। Engaging in complex transaction data structure to misrepresent the financial statement, जानबूझ के complex transaction रिकॉर्ड करना या ट्रांजैक्शन को कॉम्प्लेक्स बनाना ताकि ऑडिटर को समझना है। Concealing facts that could affect amounts recorded in financial statement, ऑडिटर को लिटिगेशंस की लिस्ट ही प्रोवाइड नहीं की, लीगल केसेस की इंफॉर्मेशन नहीं दी कि कहीं प्रोविजन ना रिकॉर्ड करवाए, डिस्क्लोज ना करवाए। फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कौन करेगा, मैनेजमेंट। कैसे, थ्रू ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। ये लास्ट लाइन आपकी एक बड़े कंसेप्ट की बेस है कि फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कौन करता है, कैसे, ओवरराइड ऑफ कंट्रोल से। तो अभी तक हमने क्या स्टडी किया, एरर और फ्रॉड में डिफरेंस, फ्रॉड की 2 टाइप्स और हर टाइप की टेक्निक्स, एग्जांपल्स। नेक्स्ट, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑडिटर्स रिगार्डिंग फ्रॉड। फ्रॉड के हवाले से मैनेजमेंट और ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटीज क्या है। प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी किसकी है, फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट करना, कंपनी के अंदर ऐसा सिस्टम डेवलप करना कि फ्रॉड ना हो सके, रोका जा सके, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। और 2 साल गवर्नेंस को मॉनिटर करना चाहिए कि क्या फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट करने के लिए प्रॉपर सिस्टम कंट्रोल्स इन प्लेस है कि नहीं। रिस्पांसिबिलिटी मैनेजमेंट की है और मॉनिटरिंग किसने करनी है, 2 साल गवर्नेंस की। लेकिन अगर अच्छा सिस्टम नहीं बनाते तो मैनेजमेंट भी जिम्मेदार है, 2 साल गवर्नेंस भी जिम्मेदार है। ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है फिर, ऑडिटर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू एक्सप्रेस ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल फ्री फ्रॉम रियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड। यानी ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी सारे फ्रॉड डिटेक्ट करना नहीं है, फोकस रीजनेबल एश्योरेंस पे है। अगर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करते हुए कोई फ्रॉड सामने आ गया तो वो ठीक है जिम्मेदार, लेकिन अगर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करते हुए कोई फ्रॉड सामने नहीं आया तो फिर क्या है, वो क्या है, लिमिटेशन। ठीक है, ये रीजनेबल एश्योरेंस का कंसेप्ट है, क्योंकि फ्रॉड कर, याद रखें, हमारा फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए रिस्पांसिबल नहीं है। वो कबाल का मूवीज में होता है ना, वो कोई किसी को मर्डर करके तो बाग में गड़ा होते हैं, वो जंगल में, उसमें दफन कर देते हैं लाश को। तो मुझे ये बताइए अगर किसी को उधर दफन कर दिया, इंस्पेक्टर आया तफ्तीश करने के लिए, वो लाश दफन है 2-2.5 फुट पे, बस 2-2.5 फुट गहरा खुदाई की है, 4-5 फुट कर ले, 5 फुट कर ले, उसमें दफन कर दिया। अब वो जो इंस्पेक्टर है उसने 1-1.5 फुट खुदाई की, उसने कहा नहीं लाश तो नहीं मिली, इधर लाश नहीं है, और चला गया। क्या उसने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन की है, नहीं की। लेकिन अगर यही वो फर्ज कीजिए 50 फुट नीचे मुजरिम ने उसको दफन किया हो और उसने 20 फुट तक खुदाई कर ली और लाश नहीं मिली, अब वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि कोई लाश नहीं है, क्या रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर लिया। अब उसके बाद अगर लाश बरामद हो भी जाए, क्या ये कहा जाए कि इसने सही तफ्तीश नहीं की। वो कहेगा भाई नॉर्मली तो इतने डिस्टेंस के ऊपर जो लाश बरामद हो जाती है, ये वाला मुजरिम बहुत इसमें सोफिस्टिकेटेड टेक्निक इस्तेमाल की है, कॉम्प्लेक्स टेक्निक इस्तेमाल किया। यही हम ऑडिटर का हिसाब होता है कि नॉर्मल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं हम, उनसे जो मिसस्टेटमेंट फ्रॉड सामने आ जाए तो वो तो ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसे फ्रॉड जो सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स के जरिए वो 50 फुट नीचे दफन किए गए हों, वो अगर हम 20 फुट तक खुदाई करते हैं और हमें नजर नहीं आता, फिर हमारी जिम्मेदारी, यानी रिस्पांसिबिलिटी फ्रॉड डिटेक्ट करने की नहीं है कि हर सूरत फ्रॉड डिटेक्ट करना है, नहीं, रिस्पांसिबिलिटी किस चीज की है, रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल प्रोसीजर परफॉर्म करने की। उन रीजनेबल प्रोसीजर से अगर फ्रॉड सामने आ जाए वो तो ठीक है, और अगर ना आ सके तो इनहेरेंट लिमिटेशन, हमारी जिम्मेदारी को, यही वो बता रहा है। कह रहे हैं ऑडिटर्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्रेस ओपिनियन whether financial statement are free from real misstatement. Auditor's primary objective is not to prevent or detect fraud. Specifically fraud को prevent detect करना उसका फोकस नहीं है, रीजनेबल एश्योरेंस अचीव करेगा। तो फिर क्या रिस्पांसिबिलिटी है, ये तो बिल्कुल वही कंसेप्ट हो गया कि जैसा हमने इंटरनल कंट्रोल में स्टडी किया था, याद है, इंटरनल कंट्रोल ओपिनियन एक्सप्रेस करना जिम्मेदारी नहीं है, फिर क्या जिम्मेदारी थी, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना, टेस्ट करना, वीकनेसेस सामने आ जाएं वो कम्युनिकेट करना।
तो यहां पे भी प्रिवेंट डिटेक्ट करना फ्रॉड रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। फिर क्या रिस्पांसिबिलिटी है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करना। अगर इस रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से कोई रिस्क फ्रॉड सामने आ जाए उसे एड्रेस करना, और थ्रू आउट द ऑडिट स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है कि स्टार्ट में अगर फ्रॉड फैक्टर सामने नहीं भी आया ना तो हो सकता है ड्यूरिंग ऑडिट सामने आ जाए। क्लियर? और वो कह रहे हैं ऑडिटर रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकता है अनलेस ऑडिटर हैज रीजंस टू बिलीव कॉन्ट्रेरी। यानी जो ऑडिटर के सामने रिकॉर्ड प्रेजेंट किया जाएगा, अगर ऑडिटर को कोई जैसे फोटोकॉपी आईडी कार्ड की उसे एम्प्लॉइज नए एम्प्लॉइज आए हैं, उनके आईडी कार्ड की फोटोकॉपी दी गई, वो कह नहीं ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके आओ। लेकिन ओरिजिनल आईडी कार्ड भी तो फेक हो, मतलब वो जो होता है कलर वो भी तो फेक हो सकता है। तो ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस या ये कहती है कि ऑडिटर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर चेक करता है तो उनको वो एज्यूम कर सकता है कि वो ट्रू है। उनको गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जाके चेक करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं होती अनलेस कि उसे कहीं से कोई इत्तला मिल जाए, जैसे कि दूसरा पर्सन कहते हैं सर ये आईडी कार्ड जाली है, उस सूरत में तो उनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएगा। वरना अमूमी तौर पे जो रिकॉर्ड उसे ओरिजिनल रिकॉर्ड प्रेजेंट किया जाता है वो उसे ट्रू एक्सेप्ट, चेकिंग करने के बाद ट्रू एक्सेप्ट कर सकता है। डन जी, कुछ समझ आई? अच्छा, वैसे भी 15-20 मिनट हैं आज। नहीं चैप्टर खत्म नहीं होना है। सबसे अहम चीज लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में टेक्निक्स लाजमी टिक कर ले, और कुछ याद रहे ना रहे टेक्निक्स का रटा लगाना है। फ्रॉड इस फैक्टर का नहीं बोला मैंने आपको, टेक्निक्स का रटा, टेक्निक्स में वो पूछ सकता है। इसको शाबाश टिक लगाएं, शाबाश शाबाश। अब देखिए पूरे चैप्टर का स्ट्रक्चर क्या बना, स्ट्रक्चर अपने सामने रखें। सबसे पहले हमने स्टडी किया मिस स्टेटमेंट की दो टाइप्स, एरर और फ्रॉड। एरर और फ्रॉड में डिफरेंस हमने पढ़ा क्या है, जिसमें हमने सिर्फ इंटेंशनल अनइंटेंशनल नहीं बोला, हमने यूज ऑफ डिसेप्शन बोला, टू ऑब्टेन इलीगल एडवांटेज बोला, ताकि केस स्टडी में आप डिफरेंशिएट कर सके। केस स्टडी में पूछता है बताओ ये एरर है कि फ्रॉड है, तो उसमें क्या इंटेंशन को सामने रख के बताएंगे ये एरर है कि फ्रॉड है? नहीं, डिसेप्शन देखेंगे कहां धोखा हुआ किसने, कहां किसी ने इलीगल एडवांटेज हासिल किया है। फ्रॉड की दो टाइप्स भी हमने पढ़ी, फ्रॉडलेंट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल, दोनों की टेक्निक्स पढ़ी। टेक्निक्स याद करनी है। रिस्क और फ्रॉड में डिफरेंस केस स्टडी का क्वेश्चन है कि आपसे पूछेगा बताओ ये रिस्क है कि फ्रॉड है, ठीक है? उसमें आपने अंदाजा लगाना होगा सर्कमस्टेंसेस से। और फिर अगर आपसे पूछा है कि फ्रॉड की जो दो टाइप्स हैं इनकी टेक्निक्स बताओ, वो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। चलिए, फिर इसके बाद ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी हमने पढ़ी। ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी में क्या था, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रिलेटिंग टू फ्रॉड परफॉर्म करने और उनसे क्या आइडेंटिफाई करना है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर। वो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या आइडेंटिफाई हो सकते हैं हमने पढ़ लिए। वो कोई से उसकी मर्जी है, कोई से 3 4 5 रिस्क फैक्टर रैंडमली सिलेक्ट कर लेगा और आपसे कहेगा ये केस है इसमें से ढूंढ के दिखाओ। आपने अगर 3 को दफा पढ़े होंगे ना सारी लिस्ट, फ्रॉड रिस्क फैक्टर ढूंढ लेंगे, ये चीज पढ़े होंगे अगर तब। अच्छा, फ्रॉड रिस्क फैक्टर के बाद नहीं ये नहीं पढ़ाना, ये 3 4 इंटरलिंक्ड है, इनको कल ही पढ़ाएंगे। अगर आप कहें तो छोटी सी केस स्टडी कर ले, टाइम है हमारा। ये क्वेश्चन कर लेते हैं कल जल्दी निपट जाएगा कल का लेक्चर। कोई बात नहीं, होमवर्क में आप कुछ और कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन कर लीजिएगा, बस होमवर्क जैसे रोज करके आता है। कल का होमवर्क किया है ये। डिस्कस एक्सटर्नल ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या लिखना है? रिस्पांसिबिलिटी, कौन सी रिस्पांसिबिलिटी? क्वेश्चन 2 की रिक्वायरमेंट जरा पढ़िए क्या है। एनालाइज, क्या ये फ्रॉड, मुझे लग रहा है ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करने को कह रहा है। एनालाइज ईच ऑफ द अबव सिचुएशन एंड असेस वेदर इट रिप्रेजेंट्स ए फ्रॉड और एन एरर। यानी ये डिफरेंस पूछ रहा है, फ्रॉड है क्या एरर है, ये पूछ। फ्रॉड की टाइप्स तो नहीं पूछ रहा, फ्रॉड रिस्क फैक्टर तो नहीं पूछ रहा। तो देखते हैं, अब यहां पे आएगी आपकी जजमेंट। किताबें कर दे बंद, चाहे आप पेन पेंसिल दरमियान में रख लें ताकि अगर कोई बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको पिक हो करें एक अल्फा तो उसको नोट करना चाहे नोट कर ले। फोकस सामने पूरा। ये केस स्टडीज के बाद छुट्टी, आज जल्दी छुट्टी ऐसी करें। कह रहे ये 3 सिचुएशंस हैं, 3 में से कम 2 आपकी ठीक होनी चाहिए, वरना फ्रॉड की रिस्क असेसमेंट आप कोई नहीं कर सकते। चैप्टर फारग है आपका, 3 में से 2 अगर सही ना किए तो। कह रहे यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑफ द ऑडिट ऑफ अस्सलाम पाकिस्तान लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड June 30, 2010. ASPL is engaged in the manufacturing of wide range of plastic products. While reviewing the initial work performed by the audit team, the following matters have come to your notice. पहला केस, quantity of material scrapped during the year is materially different from quantity of scrap sold. जितना स्क्रैप हुआ था वो क्वांटिटी कुछ और है। अच्छा, मेरा ख्याल है उसने ये नहीं बताया कौन सी क्वांटिटी कम है, तो मेरा ख्याल है कि स्क्रैप कम हुआ होगा, सोल्ड ज्यादा हुआ होगा।
ऐसे थोड़ी पॉसिबल ही नहीं है। शाबाश। स्क्रैप ज्यादा है, देगा कम है, तो कोई नहीं, ऐसा थोड़ी है वो क्लोजिंग में होगा। The company's records show nil balance both at the beginning and at the end of the close of the year. और no reconciliation for the difference has been provided by the company. कितने स्टूडेंट का है रिस्क ऑफ एरर? हाथ उठाइए जरा। हाइब्रिड क्लास में भी हाथ, कितने स्टूडेंट का है रिस्क ऑफ एरर है? कितने स्टूडेंट का है रिस्क ऑफ फ्रॉड है? शाबाश। रीजन बताइए क्यों? नंबर एक रीजन ये भी है कि डिफरेंस है स्क्रैप में और सोल्ड में, ठीक है। लेकिन जो बड़ी रीजन है नो रिकंसिलिएशन, क्या हमने स्टडी किया था कि रिकंसिलिएशन का ना बनना या बनना लेकिन उसमें डिफरेंस आए, ये ना रिकंसिलिएशन का ना बनना ये अलग जगह पे था फ्रॉड रिस्क फैक्टर में, और रिकंसिलिएशन बन रही है लेकिन उसमें जो डिफरेंस आ रहे हैं पता नहीं है उसका, ये अलग जगह पे था। लेकिन दोनों ही, जिसको मैंने बोला केस स्टडी में कोई फर्क नहीं है, सारे रिस्क फैक्टर है। चलिए ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, इसके साथ टिक लगा लें कि ये आपने सही बता दिया। नेक्स्ट, सेल्स फॉर द ईयर हैव इंक्रीज्ड बाय 7% ओवर द प्रीवियस ईयर। अच्छा, इसमें कोई मुझे बहुत ज्यादा नहीं लग रही से, कोई 20-30% होती तो मैं कहता हूं हाई है। फिलहाल मुझे कोई इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। हाँ, अगर ये कह दे कि ये 7% इंक्रीज सेल है, ये वो कोरोना वाले साल में थी, या इकोनॉमी सारी रिसेशन में है फिर 7% है, या सारी इंडस्ट्री की ग्रोथ नेगेटिव 10% है, इसकी पॉजिटिव 7%, जब कंपैरिजन करवा देगा फिर मैं इसको फ्रॉड मान लूंगा। इसको अभी मुझे कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं लग रहा है सर। However, it has been noted that sales in the last 2 weeks of June 2010 have been exceptionally high and represent 15% of the annual sale. Factor कौन सा है? Last minute adjustment. Last minute adjustment. इससे भी ज्यादा बेहतर फैक्टर कौन सा? fictitious sales at year end. year end पे हाँ, अल्फाज नहीं आ रहे थे, कोई बात नहीं, ये पढ़ते हैं ना जब रीड करते हैं तब अल्फाज आते हैं, रीड ना करें ना फिर अल्फाज डू नॉट कम टू यू। रीडिंग करेंगे ना प्रोफेशनल ड्राफ्टिंग कैसे इंप्रूव, कैसे ड्राफ्टिंग इंप्रूव होती है? रीडिंग करके, ठीक है। आम इंग्लिश के बुक्स रीड करेंगे तो जनरल वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, प्रोफेशनल की बुक्स रीड करेंगे प्रोफेशनल वोकैबुलरी इंक्रीज होगी। बहरहाल चले आगे चलते हैं। तो इसमें रिस्क ऑफ फ्रॉड क्या आता है, ये सामने आता है किस वजह से? एक्सेप्शनली हाई सेल्स हैं एट ईयर एंड। अच्छा, लेकिन आगे उसने अभी खत्म नहीं किया कहानी को, फैक्टर मजीद बता रहा है। अगर एक रिस्क फैक्टर, अगर एक सिचुएशन में 2 या 3 फ्रॉड रिस्क फैक्टर हो, एक से भी रिस्क फैक्टर जस्टिफाई हो जाता है, तो क्या हमें एक काफी है डिस्कस करना है या सारे करने चाहिए? ये हमेशा मैं आपको हर केस स्टडी में बताया सूर कि जितने भी रेलिवेंट पॉइंट्स हो सारे डिस्कस करने चाहिए। फिर आगे कह रहा है ऑडिट वर्किंग पेपर्स कैरी द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव 70% ऑफ सेल्स इन लास्ट 2 weeks of June were made to 2 new customer whose credit assessment has not been formally documented. ये भी फेक सेल की निशानदी है। डॉक्यूमेंटेशन, क्रेडिट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं है, और किसने अप्रूव की है? डॉक्यूमेंट ही नहीं है, क्रेडिट किसने अप्रूव किया है, और है भी न्यू कस्टमर, जजमेंट अप्लाई करें, लग रहा है कि ये फेक, अभी भी उसने क्लोज नहीं किया सिचुएशन को। फिर कह रहा है ए सिग्निफिकेंट पोर्शन का, शायद कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनको भी नहीं पता चला, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ गुड्स सोल्ड टू द अबव रेफर्ड कस्टमर वर रिटर्न्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। ये भी नहीं है, अभी भी नहीं पता चला ये भाई को, ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। फिर आगे क्या कह रहा है? मैनेजमेंट बोनसेस आर लिंक्ड टू द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। ये अकेली रीजन भी होती ना, बल्कि इन चारों में से एक, एक्सेप्शनली हाई सेल, 2, 3, इन चारों में से कोई अकेली भी रीजन लिख देता, फ्रॉड रिस्क फैक्टर राइज हो जाता। लेकिन चारों लिख दी, हम भी सोल्यूशन में चारों लिखे, ये भी रिस्क फैक्टर। क्लियर? अब देखते हैं अब आपकी जजमेंट का क्वेश्चन। During the year, ASPL purchased a machine for ₹25 million. Payment voucher is duly supported by the invoice from the supplier. However, the fixed asset schedule provided by the client shows the amount capitalized as ₹2.5 million. Typing error है, एक जीरो आगे पीछे हो गया। Depreciation has been charged on this amount. Difference of ₹22.5 million is appearing in the bank reconciliation statement. Error. 2-3 रीजन दे सकते हैं। नंबर 1, ये नॉर्मल है, नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट ऐसी है कि नॉर्मल है, ये टाइपिंग एरर में बात करते 1 जीरो आगे पीछे हो सकता है। दूसरी रीजन, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। तीसरी, रिकंसिलिएशन में डिफरेंस आ रहा है, छुपाया नहीं, और डिफरेंस पता है कि किस चीज का है। अनएक्सप्लेन डिफरेंस, अगर अनएक्सप्लेन डिफरेंस होता फिर फ्रॉड होता। तो बताइए, इस तरह की सिचुएशन अगर आपको दे तो क्या बता सकते हैं कि ये एरर है या फ्रॉड? अच्छा, आपने अभी तक फ्रॉड की जितनी भी केस स्टडी की हैं, आपने एक चीज नोट की है कि आपसे रिस्क ऑफ फ्रॉड आइडेंटिफाई करवा रहा है, डिफरेंट प्रोसीजर नहीं पूछ रहा। तो बताइए, जो हमारा रिस्क असेसमेंट वाला चैप्टर 10 में था गालबन, उसकी निस्बत ये केस स्टडी आसान है कि मुश्किल है? आसान है, प्रोसीजर नहीं है। लेकिन आप वो चैप्टर 10 भी तो तैयार कर रहे हैं ना, प्रोसीजर साथ साथ पढ़ रहे हैं आप। अच्छा, रीड करते चलें। आज आपको जल्दी छुट्टी दे। अच्छा, हमारा मैंने कैलकुलेशन की है थोड़ी,
नेक्स्ट सैटरडे को आपका आखिरी लेक्चर तसल्ली के साथ देखिए, इसी तरह कोई भाग दौड़ नहीं, इसी तसल्ली। नेक्स्ट सैटरडे को क्लोज हो जाए सिलेबस, तो लेट तो नहीं है, बस नेक्स्ट सैटरडे आपका आखिरी होगा। अगले मंडे को आपकी नहीं, यानी ये जो कमिंग मंडे 2 3 4, इस मंडे को तो क्लास होगी, अगले मंडे, इसके बाद वाले मंडे को आपकी क्लास बिल्कुल नहीं होगी। जो भी आपने रिवीजन वगैरह प्लान करनी है ना, हाँ, वैसे नेक्स्ट सैटरडे को सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एहतियातन संडे को मैं कह रहा हूँ उसको आप प्लान ना करें रिवीजन में, एहतियातन। ये वाला संडे हो सकता है ना हो, वो आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट सैटरडे हमारा आखिरी लेक्चर होगा इंशाल्लाह। आज का लेक्चर खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।